गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जो अभी अपना रिमेनिंग। अभी अपन पढ़ रहे थे व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्पेशल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अपन वो पढ़ रहे थे। उसमें अभी अपन पहुंचे थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, कि जो सिस्टम है पार्लियामेंट, देश में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपन ने संसदीय प्रणाली का यूज करते हुए अपने देश के संविधान को संसदीय प्रणाली के अनुरूप बनाया। तो वी हैव एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इफ यू टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देयर इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। वहाँ राष्ट्रपति डायरेक्ट चुना जाता है और वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, अपने आप पार्लियामेंट को डायरेक्ट जनता चुनती है और उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। तो ये डिफरेंस है। यूनाइटेड किंगडम में, इंडिया में यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। Parliamentary sovereignty क्या होती है? In India, the constitution has arrived at a compromise between the British sovereignty of Parliament and American judicial supremacy. जो ब्रिटेन में क्या है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब संसद संप्रभुत्व शक्ति धारण करती है, और यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन जुडिशियल सुपरमेसी, जो न्याय क्षेत्र की सर्वोच्चता है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती है। अपन ने क्या करा है, एक बैलेंस क्रिएट करा है, कॉम्प्रोमाइज क्रिएट करके दोनों को अपने साथ लिया अपने संविधान में। वी आर गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात करता है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। और जो जुडिशियल रिव्यू है वो जुडिशियल सुपरमेसी की बात करता है, क्योंकि यदि कोई कानून संसद बना और यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन से इररिलेवेंट है, तो यदि जुडिशियल रिव्यू का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है अपने इंडिया में कि वो उस कानून को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशियल सुपरमेसी को दर्शाती है। Thus court can determine not only the constitutionality of the law but also the procedural part of the administrative action, है ना? State of Bihar, state of Subhas Singh. But since we have the constitution and the power and function of every organ defined and delimited by the constitution, अपनी क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर और फंक्शन क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ऑर्गन, नॉट इवन पार्लियामेंट बीइंग सोवरेन। तो इस बात का प्रश्न कहीं नहीं उठता, ना कि पार्लियामेंट में भी प्रश्न नहीं होना चाहिए कि वो सोवरेन है, संप्रभुत्व है, क्योंकि पावर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जुडिशियल पावर जुडिशरी के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव हेड के हाथ में है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, और जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। While the Supreme Court may declare a law passed by the Parliament under the virus as being violated of the Constitution, Supreme Parliament may within certain restriction amend most part of the Constitution. Supreme Court क्या कर सकता है, पार्लियामेंट के किसी कानून को अल्ट्रा वायरस घोषित कर सकता है। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से बाहर निकलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से इररिलेवेंट होगा, ऐसा कानून को क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस घोषित कर देगा और डिक्लेयर करने के बाद उसको सेटिस्फाइड कर देगा। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कैसे कि पार्लियामेंट सामान्य कुछ सामान्य रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अवरोध, तो कुछ सामान्य अवरोधों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकतम पार्ट को अमेंडमेंट कर सकता है ना। वैसे सामान्यतः ऐसा है प्रीएम्बल को छोड़ के किसी भाग का अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जुडिशियल सुपरमेसी और
पार्लियामेंट्री sovereignty है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या था? एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? तो ये होता है इलेक्शन से रिलेटेड। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है डॉक्टर अंबेडकर said in the Constituent Assembly that by parliament democracy we mean one man and one vote। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पार्लियामेंट सुपरमेंसी का मतलब होता है वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति का एक ही वोट करने का अधिकार। As an act of the faith, the founding fathers decided to opt for universal adult franchise। जो अपने फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी, विद एवरी एडल्ट इंडियन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन एट वंस हैविंग इक्वल वोटिंग राइट। तो उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों का जो एज ऑफ मेजोरिटी में है, मतलब 18 ईयर से ऊपर है, उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब उनको किसी भी प्रकार के विभेद किए बिना उनको वोटिंग राइट दिया गया है ना। This was particularly remarkable in the context of vast poverty and electricity। तो जो वोट का अधिकार होता है, वोटिंग राइट्स, वो एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। शर्त ये है कि आप एज ऑफ मेजोरिटी में हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो। फिर उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर स्टेट। श्रीमद है फंडामेंटल राइट। एट के कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट जो राज्य सरकार को दिए जाते हैं। नवा स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। दस बार क्या है सिटीजनशिप, अपने देश में सिंगल सिटीजनशिप। तो ये कुछ बेसिक समझना है। सेक्युलर स्टेट क्या होता है? इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड सेक्युलर स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनी रिलीजन, है ना। भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया क्योंकि इसकी पॉलिसी क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनी रिलीजन। ये किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। All religions are held equally in high esteem by the state। राज्यों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा सभी कानूनों को क्या एक समान हाई स्टीम पोजीशन पर रखा गया है। एंड देयर इज नो स्टेट रिलीजन, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अनलाइक पॉलिटिकल स्टेट, और एक प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजन, और ना ही राज्य किसी धर्म को प्रेफरेंस देगा, वरीयता देगा। तो अपना देश में संविधान कौन सा है? सेक्युलर स्टेट को प्रोपोगेट करता है। इसका मतलब अपना देश सेक्युलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष है। अब आता है महत्वपूर्ण कैरेक्टर चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है? बाय लॉ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द इनवायोलेबल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ना। These are the inviolable rights of the individual against the state। राज्य के खिलाफ ये अधिकार प्राप्त दिए गए हैं, इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और ये इनवायोलेबल है, इनको किसी नागरिक से छीना नहीं जा सकता। Any law or executive action depriving an individual citizens of his freedom, for example, can be challenged in the Supreme Court of High Court। ऐसा कोई भी अधिकार या कोई भी ऐसी एग्जीक्यूटिव एक्शन या कोई भी ऐसी प्रशासनिक आदेश जो फंडामेंटल राइट्स फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम को छीनता है, उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। The Constitution also laid down
मशीनरी और मैकेनिज्म को भी बारे में बताता है ना, कि इन फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का एनफोर्समेंट कैसे हो, प्रवर्तन कैसे हो, तो इसके बारे में संविधान बता देता है कि आर्टिकल 32 में यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मशीनरी क्या है, आर्टिकल 32 में उसका एनफोर्समेंट कराने का काम या लीगल रेमेडीज जो होते हैं वो आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 में डायरेक्ट हाई कोर्ट को जाया जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट पर एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट टर्म्स है ना, बट देयर कैन बी नो एब्सोल्यूट इंडिविजुअल राइट है ना, परंतु ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा है जहां आवश्यकता पड़ी। There can be no absolute individual right, for the rights of each individual are limited at least by similar rights of other individuals। जो समान अधिकार अदर अन्य लोगों के उनके द्वारा इन्हीं लोगों के अधिकारों को लिमिटेड किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। The Supreme Court of the United States had to find out and identify the legitimate restriction of fundamental rights है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट में जो रेस्ट्रिक्शन लगाना है, लगाए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो लेजिटिमेट है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करना रहता है, उसको आइडेंटिफाई। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, संविधान खुद इसकी बात करता है। आप इनके प्रोविजन पढ़ेंगे आर्टिकल के बाद इसमें जो प्रोविजन रहते हैं उसको बता देते हैं कि देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन व्हिच कैन बी इम्पोज्ड ऑन द सिटीजंस, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। Founding Father have decided to incorporate the restrictions in the relevant provisions। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अपने संविधान के बेहतरीन फीचर्स है। संविधान नागरिक को जब मौलिक अधिकार देता है तब कहलाता है कि संविधान उसकी एक शुरुआत करती है, क्योंकि यदि नागरिकों के अपने कोई अधिकार नहीं होंगे तो डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में कोई अंतर नहीं रहता है। अब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशकता, वो क्या होते हैं? The directive principle of state policy inspired by the IRS president are a unique feature of our constitution है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के वो क्या है? IRS प्रेसिडेंट्स के द्वारा इंस्पायर, मतलब आयरिश कंट्री में जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, न्याय जो विभिन्न प्रकार के उच्चतम न्यायालयों ने न्याय किया, आदेश दिए, निर्देश दिए, उनके द्वारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपने एडॉप्ट किया है ना, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में राज्य सरकार को बहुत से निर्देश दिए, तो उनको अपने एडॉप्ट कर लिया। मोस्ट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द पीपल हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस एक्ट। इसमें क्या अधिकतम लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकार का समावेश किया गया, इवन दो सेड टू बी नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है ना। These principles are expected to guide the governance of the country। यद्यपि ये प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं, मतलब कोर्ट में जाके आप प्रवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल 42 है, इट टॉक्स अबाउट द आर्टिकल 44 कहता है कि देयर शैल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। संपूर्ण भारत में समस्त नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता लागू की जाना चाहिए, ये निर्देश है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन इसको अभी तक फॉलो नहीं किया राज्य सरकार ने है ना, क्योंकि इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जाता। They are in the nature of ideas said by the founding father before the state and all the organs of the state must establish। ये अपने फाउंडिंग फादर जो हैं संविधान निर्माता, उन्होंने इसको अपने संविधान में किया है और राज्यों को प्रयास करना चाहिए कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति, जो उद्देश्य निर्देश के रूप में दिए गए हैं, उनकी प्राप्ति राज्य सरकार करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम नीति निर्देशक तत्वों को एनफोर्स करें अपने राज्य में। In recent years, the directive principles have increasingly assumed greater relevance and importance not only for the legislature but also the high court। आज के समय में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का महत्व बढ़ गया,
ना केवल राज्य सरकारों के द्वारा बल्कि कोर्ट के द्वारा। अब एक बेहतरीन फीचर्स और है अपने संविधान में, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल, मौलिक कर्तव्य। अब आपने देखा होगा राइट्स एंड ड्यूटीज आर द कोरिलेटेड। राइट्स जहाँ होंगे वहाँ ड्यूटी जरूर होगा, कोई कोरिलेटेड व्यक्ति को उसकी ड्यूटी पूरी होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नागरिकों के अधिकार हो और उनको कोई कर्तव्य ना हो? क्योंकि